हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जा रहा है जी हमारे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ हम मूव करेंगे। और ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको आई थिंक ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको किसी ना किसी काम के अंदर हमने लेके आना होता है। ठीक है, तो वो जो काम के अंदर हम उसको लेके आएंगे तो उससे हमें बड़े फायदे होंगे। तो थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसके जो फादर कंसिडर किया जाता है वो एक इटालियन साइंटिस्ट हैं जिन्हें जिनका नेम है वोल्टा। इन्होंने एक फर्स्ट जो इलेक्ट्रिकल बैटरी बनाई थी वो 1800 के अंदर इन्होंने बनाई थी। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फ्यूचर है, जो स्कोप है, वो मूव करेगा सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, मतलब बैटरी ही होगी। और नेक्स्ट जनरेशन बैटरी जो आ रही हैं, फ्यूल सेल्स जो आ रही हैं, और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको इसने डील करना है। और इसमें हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ी इसकी एक ब्रांच है जिसमें हम बायो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी ये जाएगा, नैनो स्ट्रक्चर्स मटेरियल की तरफ जाएगा, और मेडिकल इंडस्ट्रियल इनोवेशंस की तरफ ये मूव करेगी। और ये बहुत ही एडवांस फील्ड है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि कोई रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के नतीजे में एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, किसी दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। इस दौरान एनर्जी रिलीज हो, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी हमें उसको अपने काम में लेके आना है। तो इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ प्रोसेस सच एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करेंगे। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। यहाँ मैं बता दूं कि ये डायग्राम और कुछ वर्डिंग मैंने एक केमिस्ट्री की बुक है द सेंट्रल केमिस्ट्री द सेंट्रल साइंस, वहाँ से पिक की है। और ये बुक मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, बहुत ज़बरदस्त बुक है। और एफएससी और ए लेवल के लिए तो बहुत ही अच्छी है। बहुत मुख्तसर लिखा गया और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है इसमें। तो देखते हैं जी ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये रिएक्शन देखें तो इसने क्या, हमने क्या किया है कि ये हमारे पास जिंक था सॉलिड स्टेट में, इसको कोई पाउडर था, और इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सोल्यूशन है जिसके अंदर इसको फेंक दिया गया। नतीजे में क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक को मैंने, जिंक जो इक्वेशन में मैंने जिंक को S ब्रैकेट में S लिखा, मतलब सॉलिड स्टेट है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्वस फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो जैसे ही जिंक के सॉलिड को, पाउडर पार्टिकल को मैंने HCl के अंदर ऐड किया है तो हुआ क्या है, एक रिएक्शन हुआ है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं हीट इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन गैस। तो हुआ क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ जिसमें जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जिंक हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हुआ, और जिसके नतीजे में जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हुआ है। मजे की बात यह है कि इसमें एनर्जी रिलीज हुई है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ से आइडिया है कि इस एनर्जी को अपने काम में लेके आना है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ इस सारे डायग्राम में मैं आपको शो कर रहा हूँ। नीचे देख सकते हैं आपके जो जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और वो बन गया है जिंक क्लोराइड। मतलब जिंक में यहाँ उसके ऊपर जीरो चार्ज है, वो न्यूट्रल है। और जब वो राइट साइड पर आता है HCl के साथ रिएक्ट करके तो उसके ऊपर +2 चार्ज है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और इसके नतीजे में हाइड्रोजन क्या हुआ है, वो रिड्यूस। क्योंकि हाइड्रोजन पर HCl में +1 चार्ज था, और राइट साइड पर जब हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हुआ है तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, 0। तो हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है और जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें एक जो एटम है वो ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। और इसमें फायदा क्या मिलता है हमें, इसमें एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होती है। तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं काम में लेके आना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मजीद एक एग्जांपल दी गई है। ये भी जो डायग्राम है केमिस्ट्री का सेंट्रल साइंस से लिया गया है। इसमें क्या है कि किया क्या है इस बंदे ने, यहाँ लिखा हुआ है वन सच कंपोनेंट व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो क्या किया इसने, ये जनाब जिंक जो है, ये जो आपको रॉड नजर आ रहा है, ये स्ट्रिप जो है ये जिंक की है, और इसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये है कि जब हमने इसको डिप किया जिंक की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो जिंक की स्ट्रिप है इसके अंदर से, जारी बात है ये जो जिंक की स्ट्रिप है ये तो लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बनी है। तो कुछ एटम्स इस स्ट्रिप के अंदर से निकले, अपने इलेक्ट्रॉन इसी जिंक स्ट्रिप को दे के
सोल्यूशन के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी, किस फॉर्म में, जिंक पॉजिटिव स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये जो जिंक है ये लिखा भी हुआ है एटम्स इन द जिंक स्ट्रिप, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो हुआ क्या, जिंक स्ट्रिप जो है उसके वो जिंक उसके अंदर से जिंक के किसी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और सोल्यूशन के अंदर छलांग लगा दी, ठीक है। और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, वो स्ट्रिप के ऊपर ही रहे। तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किसने किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर ने गेन किया। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है, तो ये जो कलर है, यहाँ कलर कुछ और है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर इसका फेड हो चुका है। तो हम ये कहते हैं कि जब जिंक की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर फेंका जाता है, तो जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहां आप इस इक्वेशन में भी ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ऊपर, कि जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में था, जिंक की स्ट्रिप हमने ऐड की किसमें, कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर। बाद में क्या हुआ, जिंक पॉजिटिव टू स्टेट के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर चला गया, और कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो कॉपर जो था वो उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और जाके जिंक स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो सिंपल करते हैं इस बात को, कि जब हम जिंक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, तो जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगेन ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और इस नतीजे में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी कहाँ जा रही है, इस एनर्जी को हमने यूज में लेके आना है। यहाँ से आइडिया होता है, स्टार्ट होता है वोल्टिक सेल का। तो वोल्टिक सेल फिर था क्या, वो उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, कि एनर्जी रिलीज्ड इन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एंड कैन बी यूज टू परफॉर्म द इलेक्ट्रिकल वर्क। सो इस टास्क को, कि वो जो जिंक का स्ट्रिप हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐड की है, तो जिंक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, और इस नतीजे में एनर्जी रिलीज हुई है, और उस एनर्जी को कहीं ना कहीं काम में लेके आना है। और ये काम कौन करेगा, वोल्टिक सेल करेगा। तो बेसिकली ये हम इसको गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। तो ए डिवाइस इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू एन एक्सटर्नल पाथवे। तो अब हम क्या करेंगे, जिंक की स्ट्रिप को और जो कॉपर है इनको अलहदा अलहदा सेल में रखेंगे, ठीक है। एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं रखेंगे हम लोग। तो किया क्या जाएगा, ये देखिए, यहां पर आप ये देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये जिंक की स्ट्रिप है और दूसरी तरफ कॉपर की स्ट्रिप है। मैं इसको रॉड कह देता हूँ आसानी के लिए। ये जिंक का रॉड, जिंक सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है नीचे, और उसके अंदर किसको डिप किया गया है, जिंक के रॉड को। आई रिपीट, जिंक का रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है। दूसरी तरफ कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है। यहाँ थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि जिंक का जो ये रॉड है, इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्यों डिप किया गया है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के जरिए दूसरी तरफ आए। अगर यहाँ पर मैं किसी और का सॉल्यूशन ले लेता, मसलन जिंक का रॉड था, तो मैं यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेता, तो यहीं पर कहीं रिएक्शन हो जाना था, जो मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सटर्नल सर्किट से जाएं, और यहाँ कहीं आकर मैं कोई बल्ब लगा दूं, कोई चीज लगा दूं, जहां से जिससे मुझे वर्किंग कंडीशन मिले, मतलब मैं कोई काम कर सकूं ना। ऐसा, ये अगर आप तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, कि जिंक का रॉड जो है इसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में क्यों डिप किया गया है? क्योंकि फिर यही जो है वो रिएक्शन हो जाना, और हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ कॉपर का रॉड है और इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है। ये जिंक का रॉड है, इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया। तो जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्यों डिप किया गया, क्योंकि हम ये चाहते हैं रिएक्शन यहाँ पर ना हो, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में जाए, वरना यही रिएक्शन हो जाना था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहीं पर बन जाना था। तो होता क्या है, होता यह है कि जिंक का जो रॉड है, अगेन पिछली स्लाइड में हमने देखा था, इस जिंक के रॉड में से जिंक का एक एटम सॉल्यूशन के अंदर नीचे छलांग लगा देता है, किस फॉर्म में, जिंक पॉजिटिव की फॉर्म में। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए आगे कॉपर रॉड के ऊपर। अब यहाँ इस कॉपर रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, तो ये रॉड के ऊपर क्या चार्ज हो गया, माइनस। तो ये रॉड किस में डिप है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर आयन जो है वो ये देखें जाके डिपॉजिट हो जाता है कॉपर के कॉपर रॉड के ऊपर। तो कॉपर के ऊपर क्या चार्ज था, +2। और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन आए, तो इस रॉड पर क्या चार्ज हो गया, -2। तो कॉपर +2 ने क्या काम किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो कॉपर हो गया रिड्यूस। तो जिंक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया।
फिर सुन लें इसको। जिंक का राड जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप है, और जिंक के राड में से किसी एक जिंक के एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और वो जिंक जिंक पॉजिटिव की स्टेट में सोल्यूशन के अंदर छलांग लगा दी उसने। और वो इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किए वो एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कॉपर के राड के पास आए। तो कॉपर राड पर क्या चार्ज आ गया? माइनस। तो कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर पॉजिटिव स्टेट के अंदर था, उस कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इस राड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ये नीचे डायग्राम आप बड़ा क्लियर देख रहे हैं। ये सोल्यूशन के अंदर कॉपर +2 था, और एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन आए हैं और आके कॉपर की राड के ऊपर आए। इस पे क्या चार्ज हो गई ये देखिए, ये -2, और सोल्यूशन के अंदर से कॉपर +2 के इलेक्ट्रॉन आयन निकल के इधर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो जिंक का राड है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये साइड पर लेफ्ट साइड पर, तो जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोल्यूशन के अंदर आ जाता है। और ये दो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे एक्सटर्नल सर्किट से इधर आ गए। तो सोल्यूशन के अंदर कौन मूव कर रहा है? आयन। और सोल्यूशन के और एक्सटर्नल सर्किट में कौन मूव कर रहा है? वायर में इलेक्ट्रॉन्स। अब हो क्या रहा है कि इस नतीजे में जब ये सारा काम होता है तो एक मसला पेश आ जाता है। मसला ये आता है कि नीचे कौन था? जिंक सल्फेट। तो एक और जिंक के आयन ने सोल्यूशन के अंदर से लगा लगा दी। तो इस कंपार्टमेंट में हम ये बोलते हैं जिंक पॉजिटिव जो है वो एक्सेस हो चुका है, और इस कंपार्टमेंट में सल्फेट एक्सेस हो चुका है। दूसरा आसान करते हैं, यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड वाले बीकर में पॉजिटिव स्टेट जो है, जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, और ये राइट साइड वाला जो है, यहाँ पर कौन ज्यादा हो गया है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो ये सर्किट रुक जाएगा। ठीक है जी। इसको जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो ड्यूरिंग क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, इसके बाद भी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बुक भी आपसे शेयर कर दूंगा। ये जो हमारे पास है जिंक का रॉड, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए इधर यहाँ पर आए, और कॉपर के रॉड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इस पे माइनस का चार्ज आ गया, और सोल्यूशन के अंदर से जो कॉपर है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अंदर बचा क्या पे? सिर्फ सल्फेट। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन था किसका? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर तो इधर आगे डिपॉजिट हो गया, अंदर कौन बच गया? सल्फेट SO4। तो यहाँ -2 चार्ज अकामुलेट हो गया। यहाँ पर नीचे कौन था? जिंक सल्फेट। तो जिंक के एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोल्यूशन के अंदर छलांग लगा दी। तो यहाँ कौन ज्यादा हो गया? जिंक +2। तो लेफ्ट कंपार्टमेंट में जिंक +2 ज्यादा हो गया है, और राइट कंपार्टमेंट में SO4 -2 ज्यादा हो गया। तो इधर माइनस का चार्ज हो गया राइट बीकर में, लेफ्ट बीकर में कौन सा चार्ज एक्सेस में हो गया? पॉजिटिव का। तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। तो इस काम के लिए करना क्या है? हम एक साल्ट ब्रिज लेंगे। ठीक है, तो ये जो साल्ट ब्रिज है ये आप देख रहे हैं, ये पोरस होगा, कोई जेल होगी जिसके अंदर हम एक साल्ट लेंगे। और जो सोडियम नाइट्रेट ही ज्यादातर हम लेते हैं, A लेवल FSC की किताब में इसी को लिया गया। लेकिन याद रखिएगा, ये जो सोडियम नाइट्रेट हमने लिया है इसके अंदर एक सॉरी इसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, और वो एबिलिटी ये है कि इसको आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं ये रिएक्टिव हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अक्सर हम प्लेटिनियम या ग्रेफाइट ले लेते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जस्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ कहानी ऐसे है कि जिंक का राड जो है वो थोड़ा थिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जिंक के एटम निकल के नीचे सोल्यूशन में आ रहे हैं। तो ये इसका मास थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कॉपर के राड का मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्यों? कॉपर के राड के ऊपर कौन आगे डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर। कॉपर पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये भी एक MCQ हो गया था कि जिंक का राड थोड़ा थिन हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है, और कॉपर के राड का मास थोड़ा सा क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो अब करेंगे क्या? और दूसरा हमने ये भी देख लिया कि ये इलेक्ट्रोड है, जिंक का राड और कॉपर का इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो साल्ट ब्रिज लिया, यहाँ कौन एक्सेस हो गया था? पॉजिटिव। तो साल्ट ब्रिज के अंदर से नाइट्रेट नीचे आएगा, जो आके फिर आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर कौन ज्यादा हो गया था? SO4 नेगेटिव ज्यादा हो गया, तो साल्ट ब्रिज के अंदर से कौन आके मूव करेगा? सोडियम। ऊपर लिखा भी हुआ है, कैटाइन माइग्रेट टू द कैथोड एंड एनाइन माइग्रेट टू द एनोड। तो ये डायग्राम बड़ा क्लियर है, अगर आप इस डायग्राम को ही याद कर लेते तो आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्या, इसका फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या होगा। तो 2 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आप लिखेंगे क्या? तो बेसिकली साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी इन द गैल्वेनिक सेल बाय अलोइंग द फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स। इट कंप्लीट द सर्किट प्रिवेंटिंग द चार्ज बिल्डअप दैट वुड अदरवाइज स्टॉप द रिएक्शन। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया ना आपको कि जिंक का जो हमारे पास ये जिंक का जो रॉड है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो जिंक के एटम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ जिंक पॉजिटिव एक्सेस हो जाता है, तो नाइट्रेट इधर आके इसको न्यूट्रल कर दे, लेकिन नाइट्रेट जो है इसके साथ आगे रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ, जस्ट
न्यूट्रल करेगा। यहाँ से सोडियम नीचे आ जाएगा, सोडियम भी आके उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जस्ट उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, ठीक है। तो राड जो है ये क्या है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इनर्ट नहीं है। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज भी हमारे पास हो गया। तो अच्छा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो एनी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे लाजम पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आपने मुझसे लाजम पूछना है, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।